मॉर्निंग क्लास। सो वेलकम बैक टू अवर चैप्टर व्हेन वेयर एंड हाउ। तो इससे पहले हमने 3 क्लासेस में पूरा इसके बारे में पढ़ा था कि कैसे करके हमारी हिस्ट्री बिगिन होती है। मैंने उस समय आपको हिस्ट्री के कुछ कैटेगरीज भी बताए थे। उसके बाद हमने पढ़ा कि हिस्ट्री के लिए हमारे पास कुछ सोर्सेस होते हैं। उसके पहले आपने ACBD काउंटिंग्स पढ़ी थी। ये सारी चीज़ों के बारे में आपने इसके पहले क्लास में पढ़ा था। अब हम इसमें सोर्सेस ऑफ इंडियन हिस्ट्री पढ़ते हैं। सोर्सेस जैसे कि कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ मटेरियल होते हैं जो हमें बताते हैं, कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराते हैं हिस्ट्री के बारे में। उन डॉक्यूमेंट्स से उन चीज़ों को, उन जो भी हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराए, उन्हें हम क्या कहते हैं, सोर्सेस। तो ये लास्ट क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था कि सोर्सेस ऑफ इंडियन हिस्ट्री को हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। कौन कौन सी 2 कैटेगरीज थी हमारे पास? कौन सी 2 कैटेगरीज थी? एक थी लिटरेरी सोर्सेज की, एक थी सेकेंडरी सोर्सेज की। लिटरेरी एंड सेकेंडरी। तो लिटरेरी सोर्सेज में मैंने आपको बताया था लिटरेरी एंड आर्कियोलॉजिकल। लिटरेरी एंड आर्कियोलॉजिकल। तो लिटरेरी सोर्सेज में मैंने आपको बताया था जो हमारे पास राइटिंग्स होती हैं, जो लिटरेचर पोर्शन होता है, जैसे कि आपको वर्ड सजेस्ट करे लिट, मतलब जितने आपके पास लिटरेचर की चीज़ें हो गई, बुक्स हो गई, कॉपीज़ हो गई, ट्रैवलॉग्स हो गए, किसी की डॉक्यूमेंट हो गए, कोई किंग की कोई रिकॉर्ड्स हो गए, ये सारी चीज़ें आपकी किस में आ जाती है? लिटरेरी सोर्सेज में। तो मैंने कल आपको कुछ टर्म्स भी बताए थे जो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताए थे मैन्युस्क्रिप्ट्स के बारे में। मैन्युस्क्रिप्ट्स के बारे में मुझे आई होप कि आपको याद होगा मैन्युस्क्रिप्ट्स क्या होती है। ये हैंड रिटन डॉक्यूमेंट्स होते हैं। पहले के समय जो लोग होते थे, वो तब प्रिंटिंग प्रेस नहीं आया था, जिस वजह से वो अपनी सारी चीज़ें जो हैं वो हाथ से लिखते थे, हाथ से लिख कर किसी चीज़ में रिकॉर्ड रखते थे, तो उसे हम मैन्युस्क्रिप्ट्स कहते हैं। मैन्युस्क्रिप्ट्स कई तरीके की होती थी, भोजपत्र, ताम्रपत्र, ऐसे करके आपने कैटेगरीज पढ़ी थी। तो ये मैन्युस्क्रिप्ट जो है, पहले पेपर भी नहीं था, तो उस समय क्या होता था कि किसी पेड़ की लीफ पे, पत्तों पे या फिर बार्क पे लिखा जाता था, तो उसे हम मैन्युस्क्रिप्ट्स कहते थे। आज हम पूरी तरीके से आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे। लिटरेरी सोर्सेज के बारे में मैंने सारी इन्फॉर्मेशन आपको लास्ट क्लास में दी थी। अब हम आते हैं आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज के बारे में मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि जो हमारे पास आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज होते हैं, ये 4 कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं। आपको याद होगा मैंने आपको कहा था ये हमारे 4 कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं। तो वो कैटेगरीज हमारी कौन कौन सी होती है? तो सबसे पहले हमारी आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज की फर्स्ट कैटेगरी मॉन्यूमेंट्स होती है। सबसे पहली कैटेगरी हमारी मॉन्यूमेंट्स होती है। दूसरी हमारी इंस्क्रिप्शंस। थर्ड हमारा आर्टिफैक्ट्स। फोर्थ हमारा कॉइन्स। तो ये 4 कैटेगरी होती है हमारी आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज की, मॉन्यूमेंट्स, इंस्क्रिप्शन, आर्टिफैक्ट्स, कॉइन्स। मॉन्यूमेंट्स के बारे में मैंने आपको पढ़ाया था जो हमारे पास बिल्डिंग्स होती हैं, जैसे कि कोई हिस्टोरिकल बिल्डिंग होगी, रेड फोर्ट है, ताजमहल है, या फिर हमारे पास कोई टेम्पल हो गया, तो ये सारी चीज़ें जो हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराती है वो हमारी कौन सी हो जाती है? आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में आती है। और उन मॉन्यूमेंट्स का मतलब बिल्डिंग्स, तो बिल्डिंग्स से जो इन्फॉर्मेशन हमें मिल रही है वो होती है मॉन्यूमेंट्स में आ जाता है। इंस्क्रिप्शंस, इंस्क्रिप्शन क्या होता है? कोई रिटन रिकॉर्ड, किसी चीज़ को लिखा गया हो कहीं पे, उसको हम इंस्क्रिप्शंस कहते हैं। कोई भी रिटन रिकॉर्ड अगर हमारे पास है तो हम उसे इंस्क्रिप्शन कहते हैं। मैंने कल आपको एक और टर्म पढ़ाया था इंस्क्रिप्शंस में, वो टर्म था एपिग्राफी का। क्या टर्म था? एपिग्राफी। तो मैंने आपको बताया था जैसे हम पास्ट की स्टडी को हिस्ट्री कहते हैं, ठीक है, उसी तरीके से हम अगर इंस्क्रिप्शंस को पढ़ रहे हैं, कोई पर्सन जो इंस्क्रिप्शंस को पढ़ रहा है, तो उसकी स्टडी को हम क्या कहते हैं? एपिग्राफी कहते हैं। मेरे ख्याल से आपको ये याद होगा टर्म, ये याद हो जाए, क्योंकि ये आपके एक आंसर में भी एपिग्राफी आपको पूछा गया है, तो ये इंपॉर्टेंट है, तो आपको इतना याद होना चाहिए। उसके बाद हम बात करते हैं आर्टिफैक्ट्स की। आर्टिफैक्ट्स क्या होते हैं? तो आर्टिफैक्ट्स आप जैसे कि वर्ड देख सकते हो, आर्ट, ठीक है, तो इसे मैं याद करने का ट्रिक बता दे रही हूँ। तो ये जो वर्ड है आर्ट, मतलब किसी चीज़ में आर्ट का यूज़ होना, जैसे कि पोइट्री हो गई है ना, मतलब आप जैसे पॉटरी, जैसे पॉट्स जो होते हैं उन्हें डेकोरेट करते हो, तो पॉटरी हो गया। कॉइन्स हो गया, या फिर हम कह लें आर्टिफैक्ट्स में ज्वेलरी हो गई,
ज्वेलरी को डिज़ाइन कर रहे हैं, उसमें अपनी कोई आर्ट लगा रहे हैं, ये सारी चीज़ें हमें क्या हो गई, आर्टिफैक्ट्स हो जाती है। अब नेक्स्ट आता है फोर्थ कैटेगरी कॉइन्स की। कॉइन्स सिक्के, जैसे कि हर एक रूलर अपने टाइम में कुछ अलग सिक्के चलाना चाहता था। जनरली हम हिस्ट्री देखेंगे, आप आगे चैप्टर्स में पढ़ोगे, मोहम्मद बिन तुगलक ने टोकन करेंसी अलग रखी थी, उसके पहले जो रूलर्स थे उनने अलग करेंसी रखी थी। तो इस तरीके से जो कॉइन्स थे वो टाइम टू टाइम चेंज होते रहे, कभी सिल्वर कॉइन, कभी ब्रॉन्ज कॉइन, कभी गोल्ड के कॉइन। तो ये जो कॉइन्स का चेंज होना, फिर कॉइन के ऊपर वो क्या स्टैम्प लगाते थे, कभी कोई रूलर अपनी फ़ोटोग्राफ पेस्ट करवाता था, कॉइन पे मार्क करवाता था, कभी कोई रूलर्स कुछ लिखवाते थे कॉइन्स पे। तो ये सारी चीज़ें जो इन्फॉर्मेशन हमें कॉइन से मिलती हैं। तो बैक टू आवर चैप्टर, पेज नंबर 10, टेक आउट पेज नंबर 10। तो वहाँ पे हम अपना आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज कंटिन्यू करेंगे, जो हमने लास्ट क्लास में थोड़ा बहुत डिस्कस किया था। Archaeological sources are the first hand evidences of the past. They are the objects from the past which have survived till now. तो मैंने ये आपको लाइन कल भी बताई थी, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज जो है वो हमारे पास फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन है। मीन्स हम किसी भी चीज़ को डायरेक्टली देखकर पता कर सकते हैं ये चीज़ कब की है, उसके बारे में थोड़ा बहुत स्टडी करके हमें पता चल सकता है वो जो भी मटेरियल है वो कब का है, किस रूलर के टाइम का है, और ये क्या हमें इन्फॉर्मेशन दे रहा है। और ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं, ये जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो आज तक हमारे पास हैं, तभी हम उनकी स्टडी कर पा रहे हैं। ये ऑब्जेक्ट्स को हमने कई ऑब्जेक्ट्स को म्यूजियम में रख रखा है संभाल कर। दे आर द ruins ऑफ बिल्डिंग्स। ruins मतलब होता है बिल्डिंग के बचे कुचे, जैसे कि कोई बिल्डिंग थी होगी या कोई किंग का पैलेस हो गया, लेकिन वो काफ़ी टाइम के साथ वो टूट गया हो, लेकिन अभी भी जो उसके हिस्से रह गए, कुछ चीज़ें जो वहाँ पे रह गई, उन चीज़ों को पढ़कर हमें पता चलता है। ruins ऑफ बिल्डिंग्स, टेम्पल्स, मॉस्किस, टॉम्स, मौसोलियम्स, पॉटरी, टूल्स, वेपन्स, कॉइन्स, ज्वेलरी एक्सेट्रा। तो ये सारी चीज़ें हमारी आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में आ जाती हैं। These archaeological sources can be divided into 4 types. तो archaeological sources 4 types में डिवाइड हो सकते हैं। फर्स्ट वन इज मॉन्यूमेंट्स, तो मैंने अभी आपको बताया मॉन्यूमेंट्स। सेकेंड इंस्क्रिप्शंस, थर्ड आर्टिफैक्ट्स, फोर्थ कॉइन्स। सो स्टार्ट विद आवर फर्स्ट हेडिंग, मॉन्यूमेंट्स। ओल्ड बिल्डिंग्स ऑफ हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस आर कॉल्ड मॉन्यूमेंट्स। वो बिल्डिंग्स, पुरानी बिल्डिंग जो हिस्ट्री के हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उन्हें हम क्या कहते हैं, मॉन्यूमेंट्स। जो हिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट होती है जो बिल्डिंग्स, उन्हें हम मॉन्यूमेंट्स कहते हैं। दे टेल अस अबाउट द पीरियड इन विच दे वर बिल्ट। वो हमें उस पीरियड के बारे में बताते हैं या उस समय के बारे में बताते हैं जिस समय उन्हें बनाया गया था। मच ऑफ आर इंफॉर्मेशन अबाउट आर्ट एंड आर्किटेक्चर स्टाइल आर ड्रॉन फ्रॉम द स्टडी ऑफ मॉन्यूमेंट्स। बहुत सारी चीज़ें हमें आर्ट के बारे में हो गई, आर्किटेक्चर के बारे में हो गई, मॉन्यूमेंट्स से पता चलता है। अब आर्ट एंड आर्किटेक्चर के बारे में कैसे पता चलता है, ये क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है, तो उससे आपने देखा होगा हर एक मॉन्यूमेंट, जैसे फॉर एग्जांपल आप ले लीजिए जितनी हिस्टोरिकल प्लेसेस है, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया ताजमहल का, उसके बाद आप और भी टेम्पल ले लीजिए कोई, तो आप देखोगे उनमें कुछ पेंटिंग्स बनी होती हैं। उन पेंटिंग्स को क्या, या फिर उनमें कुछ चीज़ें लिखी हुई होती है, उन चीज़ों को पढ़कर हम पता कर सकते हैं कि उस समय क्या चलता होगा। मतलब पिक्चर्स वही आप देखते, कोई पेंटिंग वही पेंटिंग बन सकती है जो हमारी सोसाइटी में होगी चीज़। अगर कोई पेंटर है वो कोई पेंटिंग बना रहा है तो वो क्या बनाए, वो वही तो पेंटिंग बनाए जो वो अपने आसपास देख रहा है या अपने सराउंडिंग में उस चीज़ को देख रहा है। तो उस समय भी जो पेंटर्स थे या जो फिर जिन्होंने भी इन चीज़ों को बनाया था, ड्रॉ किया था, वो उन्हीं चीज़ों को ड्रॉ करेंगे जो वो सराउंडिंग में देख रहे हैं। और जब हम आज उन चीज़ों को देख रहे हैं तो हमें ये पता चल पाता है कि उस समय क्या क्या सोसाइटी में एग्जिस्ट करता था, कैसे कर लोगों का बिहेवियर था, ये कैसे लोगों की लाइफस्टाइल थी। ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें कहाँ से मिल जाती है, मॉन्यूमेंट से। अब बात आती है आर्ट, तो आपको समझ में आ गया। अब बात आती है आर्किटेक्चर की। आर्किटेक्चर का क्या होता है, तो आर्किटेक्चर का मतलब ये होता है जैसे कि टेम्पल्स हो गए, तो पहले के टाइम ये देखा जाता था जैसे कि कुछ टेम्पल्स होते थे जिसमें भगवान के लिए अलग से प्लेस बनाई जाती थी, अलग से उनके उस प्लेस के लिए अलग एंट्री होती थी, गेट्स अलग डिज़ाइन के होते थे। वहीं कुछ टेम्पल्स इस तरीके से बनाए जाते थे जिनके ऊपर की बिल्डिंग अलग तरीके की होगी, इधर अलग होगा। तो ये जो स्टाइल्स होते थे बनाने के, ये डिफरेंट तरीके के जो पैटर्न फॉलो किए जाते थे, वो आर्किटेक्चरल स्टाइल कहलाते हैं। मतलब उनसे हमें ये पता चल पाता है कौन सा किंग किस स्टाइल में अपनी टेम्पल्स को बिल्ड कराता था।
या कौन सा किंग किस स्टाइल को, जैसे द्रविडियन स्टाइल हो गया, नगारा स्टाइल हो गया, किस स्टाइल को फॉलो करता था। सो आई होप यहाँ तक आपको मॉन्यूमेंट्स तक कोई डाउट नहीं रहा होगा। They also provide us with information about the political, social, cultural and religious beliefs of the times in which they were built. जो मॉन्यूमेंट्स होते हैं वो हमें पॉलिटिकल सिचुएशन के बारे में बताते हैं, ये बात सही है। जो मॉन्यूमेंट्स आपको पता रहेगा किस किंग ने बनाया था। जनरली इन मॉन्यूमेंट्स में कई बार लिखा भी रहता है कि इस किंग ने बनाया था, फिर उसके बाद वो किंग आया था रूल में, फिर उसके बाद उस किंग ने रूल किया था, फिर उसके बाद उस किंग ने रूल किया था। तो मॉन्यूमेंट जो आपको पॉलिटिकल सिचुएशन के बारे में बताते हैं, लोगों के बारे में बताते हैं कि कौन सा पर्सन था, कौन से लोग थे, वो कैसे लाइफस्टाइल फॉलो करते थे, जैसे कि क्या चीज़ें वहाँ पे रखी हैं मॉन्यूमेंट्स में, वो आपको देख कर पता चल सकता है उस समय के लोग क्या क्या यूज़ करते थे या फिर कैसे यूज़ करते हैं उन चीज़ों को, तो ये आपको इन्फॉर्मेशन मिलता है। दूसरी बात होगी कि वो गॉड एंड गॉडेसेस को कैसे मानते थे वो लोग। जैसे अगर कोई टेम्पल बनाए, जनरली टेम्पल किस गॉड को डिवोटेड है, किस गॉड को डिवोट करके बनाए गए हैं, तो हमें पता चलता है अच्छा ये रूलर जो है वो उस गॉड को ज़्यादा डिवोटेड था, ये रूलर जो है वो उस गॉड का डिवोटी था। क्योंकि जो भी पर्सन जिस गॉड के लिए डिवोटी है वो उसी का टेम्पल बनाएगा, वो रूलर उसी के लिए बनाएगा टेम्पल, उन्हीं भगवान के लिए। तो वे इस तरीके से हमें ये पता चल जाता है कि मॉन्यूमेंट्स को देखकर कि किस समय लोग गॉड की वर्शिप किया करते थे, किस फॉर्म ऑफ गॉड की वर्शिप ज़्यादा होती थी, या फिर पॉलिटिकल सिचुएशन क्या था, इन सारी चीज़ों के बारे में हमें मॉन्यूमेंट से पता चलता है। अब इकोनॉमिक सिचुएशन कैसे पता चलेगा कि मॉन्यूमेंट जो है, जैसे अगर हम साउथ की तरफ जाएंगे हम देखेंगे काफ़ी टेम्पल जो है वो प्योर गोल्ड से बनाई गई है, तो ये इकोनॉमिक कंडीशन को बताती है। अगर गोल्ड से बनाया गया है इसके मतलब वो किंग काफ़ी प्रॉस्पेरस था, वेल्दी था, तभी उसने गोल्ड का यूज़ किया। अगर वो बहुत ही अच्छे मार्बल से बनाया गया है देन ऑल्सो, तो ये इकोनॉमिक कंडीशन कहीं हमें इंफॉर्मेशन देती है। तो इस तरीके से ये मॉन्यूमेंट्स हो गए। मॉन्यूमेंट्स आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन देती है। मैंने अभी आपको बताया मॉन्यूमेंट्स हमें किंग के लाइफ के या पॉलिटिकल इकोनॉमिक सारी सिचुएशंस के बारे में पता चल पाता है। इसके बाद हम बात करते हैं इंस्क्रिप्शंस की। सेकेंड टॉपिक हमारा क्या है, इंस्क्रिप्शंस। Inscriptions are written records engraved on rocks, cave walls, metal pillars, walls of temple and palaces, clay tablets, etc. Inscriptions क्या होते हैं, मैंने अभी आपको कहा कोई written record, जो लिखा गया कोई चीज़ होता है उसे हम क्या कहते हैं, inscriptions कहते हैं। Inscription कई जगह हो सकते हैं, जैसे कि हम बात कर लें अगर कहीं clay tablets मतलब जो चिकनी मिट्टी होती है वैसे कर अगर कुछ बोर्ड्स बनाए जाते थे उनमें कई बार लिखा जाता था, तो वो हो गए। या फिर हमारी किसी वॉल पे, जैसे हम मंदिर वगैरह के वॉल पे दीवारों पे देखते हैं, जो हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स होती हैं उनकी दीवारों पे हम देखते हैं चीज़ें लिखी हुई होती हैं, वो सारी चीज़ें हमारे लिए इंस्क्रिप्शंस होती हैं। या फिर मेटल पिलर्स, मतलब कोई अगर मेटल की कोई पिलर है उसमें कुछ लिखा हुआ है, तो फिर वो सारी चीज़ें हमारे पास कैसी हो जाती हैं, इंस्क्रिप्शंस हो जाती हैं, क्योंकि वो लिखी हुई हैं, रिटन रिकॉर्ड्स हैं, तो वो हमारी इंस्क्रिप्शंस कहलाती हैं। सम ऑफ द इंस्क्रिप्शंस कन्वे रॉयल ऑर्डर्स एंड डिसीजंस टू द कॉमन पीपल। कुछ इंस्क्रिप्शंस हमारे पास ऐसे हैं जो रॉयल ऑर्डर्स को कन्वे करते हैं, मीन्स रॉयल ऑर्डर्स का मैसेज देते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई किंग है, उसने किसी इंस्क्रिप्शन को प्रिंट कराया, हो सकता है उसने वॉल पे कुछ लिखवा दिया है, दीवार पे कुछ लिखवा दिया है, वो कोई ऑर्डर हो लोगों के लिए कि लोगों को अब ऐसे लाइफस्टाइल फॉलो करनी है या टैक्स इतना देना है, तो ये सारे ऑर्डर्स भी कई समय लिखवाए जाते थे और वो आज तक प्रेजेंट हैं। और उन चीज़ों को हम पढ़कर ये पता कर पाते थे उस समय का किंग कैसे करके अपने लोगों तक ऑर्डर्स पहुंचाता था या लोगों से वो क्या क्या ऑर्डर फॉलो करवाता था। तो ये सारी चीज़ें हमें इंस्क्रिप्शन से पता चलती हैं। Some give details of the battles won. Inscriptions are the most reliable form of the evidence. कुछ इंस्क्रिप्शन ऐसी भी थी जो कोई लड़ाई अगर किंग जीत गया है तो उसकी बात भी हमें उसके इन्फॉर्मेशन भी देता है। अब वो कैसे आप देखते हो, कई समय ऐसा होता है कि किसी रूलर का स्टैचू बना हुआ है, किसी किंग का या एम्परर का स्टैचू बना हुआ है, तो उस स्टैचू के नीचे जैसे लिखा हुआ बैटल वन, या इस बैटल में ये किंग जो था वो विन कर रहा था, इस बैटल को उसने जीता था, इस ईयर में जीता था, इसके साथ लड़ाई हुई थी और उसमें जीता था। तो ये इन्फॉर्मेशन जब हम इन चीज़ों को पढ़ेंगे तो हमें पता चला अच्छा ये रूलर थे,
इनने इस बैटल को जीता, मतलब आप देख रहे हो हमें इन्फॉर्मेशन मिल गई उससे। तो इस तरीके की इंस्क्रिप्शंस के बारे में हमने पढ़ा है। तो इंस्क्रिप्शन से हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है, एक तो किंग के ऑर्डर्स के बारे में हमें पता चलता है, किंग क्या क्या ऑर्डर्स देता था। फिर हमें ये भी पता चल रहा है जो किंग थे वो क्या क्या बैटल्स जीत रहे हैं, क्या लड़ाइयाँ जीत रहे हैं, किन से उनकी लड़ाइयाँ बैटल्स होते थे और किन से उन बैटल्स को वन करें। फिर किस किंग ने कितने समय तक रूल किया था, मतलब किस किंग ने कितने समय तक उस जगह अपना कंट्रोल रखा था, वो बातें भी हमें यहाँ इंस्क्रिप्शन से पता चलती हैं। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, जो इंस्क्रिप्शंस हैं वो कई समय हमें वॉल्स में मिलते हैं, दीवारों पे लिखे हुए मिलते हैं, या फिर हमें किसी मेटल प्लेट्स में लिखे हुए मिलते हैं, क्ले टैबलेट्स में लिखे हुए मिलते हैं। ऐसे कई जगह हमें ये इंस्क्रिप्शंस लिखे हुए मिलते हैं। लास्ट लाइन क्या आ रही है यहाँ पे, स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शंस इज कॉल्ड एपिग्राफी, और इन इंस्क्रिप्शंस को पढ़ने की स्टडी को हम क्या कहते हैं, एपिग्राफी। जो ये इंस्क्रिप्शंस को रीड करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, उस स्टडी को एपिग्राफी। मैंने आपको कहीं जैसे आप पास्ट पढ़ रहे हो तो आप हिस्ट्री कह रहे हो, आप अर्थ की जोग्राफिकल फीचर्स को पढ़ रहे हो तो आप जोग्राफी कह रहे हो, है ना। जैसे आप ऐसे करके हर सब्जेक्ट को कुछ पढ़ने को हम कुछ ना कुछ कहते हैं उस स्टडी को, वैसे ही एपिग्राफी जो कि इंस्क्रिप्शंस की स्टडी को कहते हैं। आई होप यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। नाउ कम टू अ नेक्स्ट टॉपिक, आर्टिफैक्ट्स। आर्टिफैक्ट्स मैंने अभी आपको कहा, आपकी पॉटरी होगी, ज्वेलरी होगी, ये सारी चीज़ें आपके आर्टिफैक्ट्स में आती हैं। तो हम थर्ड पॉइंट में अपने आते हैं आर्टिफैक्ट्स के बारे में। द ऑब्जेक्ट्स दैट ह्यूमंस मेड इन द पास्ट फॉर देयर पर्सनल यूज लाइक पॉटरी, टूल्स, वेपन्स, ऑर्नामेंट्स, ज्वेलरी एक्सेट्रा आर कॉल्ड आर्टिफैक्ट्स। वो चीज़ें जो उस समय लोगों ने अपने पर्सनल यूज़ के लिए बनाई थी, अपने लिए बनाई थी, उन चीज़ों को हम आर्टिफैक्ट्स कहते हैं। जैसे कि टूल्स हो गया, वेपन्स हो गए, पॉट्स हो गए, ये सारी चीज़ें हमारी क्या हो जाती हैं, ये सारी चीज़ें हमारी आर्टिफैक्ट्स हो जाती हैं। These things tell us a lot about the social, cultural and economic life of the people। ये चीज़ें बहुत कुछ हमें बताती हैं लोगों के सोशल लाइफ के बारे में, लोगों के इकोनॉमिक लाइफ के बारे में, लोगों के पॉलिटिकल लाइफ के बारे में। मीन्स लोगों की इकनॉमी कैसे, उस समय लोगों के पास कितना वेल्थ था, कितना पैसा था, इस चीज़ के बारे में हो गया, या फिर पॉलिटिकल लाइफ के बारे में हो गया। इन सारी चीज़ों के बारे में हमें जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराते हैं आर्टिफैक्ट्स कराते हैं। जैसे कि आप किसी ज्वेलरी को देख रहे हो या किसी पॉटरी को देख रहे हो, पॉट को डिज़ाइन कर रहा है, तो हम देखें पॉट अगर किस पहले के समय देखें, हो सकता है कोई पेंट कर रहा हो, बाद के समय हमने देखा पॉट्स में शेल वगैरह से डेकोरेशन हुआ है, उसके बाद हम देख रहे हैं पॉट्स में कोई और पैटर्न फॉलो किया गया है। तो इस तरीके से हमें पॉट से इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड हुई कि उस समय के लोग जो थे वो ऐसे पॉट यूज़ किया करते थे, उस समय के लोग इस तरीके के पॉट डिज़ाइन चेंज होते। तो इन सारी चीज़ों से आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है कि लोगों की जो पर्सनल यूज़ की चीज़ें थी या लोग जो खुद के लिए यूज़ करते थे, वो इन चीज़ों को कैसे डेकोरेट करते थे, कैसे रखते थे और वो क्या यूज़ करते थे। These things tell us a lot about the social, cultural and economic life of the people। तो सोशल कल्चर मैंने आपको कहा, कल्चर जैसे कि कोई फेस्टिवल है तो उनने कैसे करके उन चीज़ों को डेकोरेट किया या कैसे करके उन चीज़ों से उन चीज़ों का यूज़ किया है हमने, ये सारी चीज़ें भी हमें आर्टिफैक्ट से पता कर चलती हैं। These are found by archaeologists in the course of excavations। excavations क्या होता है, excavations का मतलब खुदाई करना। ये सारी चीज़ें हमें कब मिली, जब ये आर्कियोलॉजिस्ट जो होते हैं उन्होंने खुदाई की, उन जगहों पे डगिंग की या मतलब उनकी खुदाई की, तो उनसे ये चीज़ें बाहर आई। जब ये चीज़ें बाहर आई तो हमने जब इनके बारे में स्टडी की, जब लोगों ने जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं उन्होंने इनके बारे में स्टडी किया आर्टिफैक्ट्स के बारे में, तो उन्होंने कहा कि इस समय ये होता था या इस समय ये प्रैक्टिस होती थी। A lot of artifact articles were unearthed from the Indus Valley। Indus Valley एक civilization का नाम है, काफ़ी ज़्यादा रिच सिविलाइजेशन थी, इसके बारे में आप क्लास 6 में ही पढ़ेंगे आगे। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के जगह पे जब आर्कियोलॉजिस्ट ने खुदाई की थी, एक्सकवेशन का वर्क किया था, वहाँ पे उन्हें सबसे ज़्यादा आर्टिफैक्ट्स मिले थे। उस समय के लोग काफ़ी ज़्यादा थिंग्स का यूज़ किया करते थे, तो उस समय जब वहाँ पे खुदाई की गई थी तो काफ़ी चीज़ें आर्कियोलॉजिस्ट को मिली थी। सो आई होप आर्टिफैक्ट्स आपको पूरा क्लियर हो गया होगा। आर्टिफैक्ट्स से हमारे क्या आ जाते हैं, ज्वेलरी हो गई,
या फिर हमारे जो पॉट्स हो गए या फिर कोई ऑर्नामेंट्स हो गए, कोई चीज़ें ऐसे जो लोग अपनी डे टू डे लाइफ में यूज़ करते थे, वो सारी चीज़ें आर्टिफैक्ट्स होती हैं। आर्टिफैक्ट्स हमें काफ़ी इन्फॉर्मेशन देती है, उस समय की सोसाइटी के बारे में बताती है, लोग कैसी चीज़ों को यूज़ करते थे, कैसे उनका लाइफस्टाइल था, इन सारी चीज़ों के बारे में आर्टिफैक्ट्स आपको इन्फॉर्मेशन देता है। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट कॉइन्स के बारे में। तो अभी तक मैंने आपको 3 पॉइंट्स पढ़ा दिए। आई डोंट थिंक यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग टू दीज 3 पॉइंट्स। सो कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, कॉइन्स। ठीक है, कॉइन्स आप सब जानते हैं, कॉइन्स का मतलब क्या होता है, सिक्के। तो फिर उनके बारे में अब हम पढ़ते हैं। कॉइन्स फ्रॉम द पास्ट throw light on different aspects of life as it existed then. They are extremely valuable sources of information. जो कॉइन्स होते हैं वो हमारे पास बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन के सोर्सेस होते हैं। अब कॉइन्स कैसे इंफॉर्मेशन के सोर्सेस होते हैं, जब पहले की समय, जैसे अभी आप देख रहे हो, आपके पास जो कॉइन है उससे आप देखते हो कि चीज़ें जैसे लिखा रहता है कि ये कब प्रिंट हुआ था या फिर ये गवर्नमेंट के थ्रू प्रिंट कराया जाए, तो ये सारी इंफॉर्मेशन ही तो है। अब इन फ्यूचर टाइम जब इन कॉइन्स को कोई स्टडी करेगा तो वो ये बता सकते हैं कि उस समय कॉइन्स कैसे आते थे, उस समय कॉइन्स किस मेटल के बने हुए होते थे, उस समय कॉइन्स में क्या लिखा होता था, मतलब उस समय ये सोसाइटी में ये चीज़ें एग्जिस्ट करती थी। तो उसी तरीके से जब हम पास के कॉइन्स को पढ़ते हैं तो हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि अलग अलग रूलर्स जो है वो अपने से अलग कॉइन्स प्रिंट कराते थे। तो कई बार रूलर्स क्या करते थे, इन कॉइन्स में अपने फेसेस को मार्क करवाते थे, अपना जो जब से उन्हें रूल करना स्टार्ट किए हैं वो टाइम को लिखते थे। तो ये सारी चीज़ें जब हमने पढ़ी इन कॉइन्स को तो हमें पता चला इन कॉइन्स से कि कैसे क्या था उस समय। इनसे हमें काफ़ी इन्फॉर्मेशन इस तरीके से मिल पाती कि कौन सा रूलर था, वो कितने वैल्यूएबल कॉइन्स चलाता था। जैसे गोल्ड कॉइन्स चला रहे तो इसके मतलब उस समय सोसाइटी में जो लोग थे वो काफ़ी प्रॉस्परस थे। अगर वो ब्रॉन्ज कॉइन्स चलाएं, उसकी जो कॉइन्स की वैल्यू है, मार्केट वैल्यू, वो कम है। तो इस तरीके से हमें इन चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन कॉइन्स से मिलता है। कॉइन्स गिव अस इंफॉर्मेशन अबाउट द इकोनॉमी ऑफ किंगडम्स, प्रिवलेंट आर्ट्स एंड रेनिंग किंग्स। रेनिंग का यहाँ पे वर्ड यूज हो रहा है, रेनिंग। रेनिंग मतलब क्या होता है, यहाँ पे वर्ड यूज हो रहा है, लेकिन मैं इतना ही लिख रही हूँ। रेन का मतलब होता है टाइम, या फिर जो किंग है वो उस पीरियड में कौन सा किंग रूल कर रहा है, इसका मतलब ये होता है। तो ये वर्ड आप आगे 9th में भी पढ़ोगे। अभी खैर यहाँ पे रेनिंग मतलब एक किंग का टाइम या एक किंग का पीरियड, कब से कब तक वो रूल कर रहा है। तो वे कॉइन जो हैं वो हमें क्या बताते थे, वो किसी किंग का टाइम भी बताते थे। जैसे अगर किसी कॉइन में फॉर एग्जांपल अगर किसी रूलर की फ़ोटो प्रिंट है या किसी रूलर की इमेज मार्क्ड है उसमें, और उसके नीचे अगर लिखा है दिस टू दिस ईयर, तो इसके मतलब वो रूलर के जो रूल था या उस रूलर का जो कंट्रोल था वो इतने ईयर से बिगिन होकर इतने ईयर तक रहा। कुछ भी आप मान लीजिए, जैसे कोई भी इमेज हुई, यहाँ पे एक रूलर की इमेज है, कॉइन है ये, और यहाँ पे लिखा है कोई ईयर लिखा है, देन फिर एक ईयर लिखा है। तो इसका मतलब ये है ना कि रूलर का कब से उसका जो टाइम था, एक पीरियड था, वो स्टार्ट हुआ था और कब तक उसने रूल किया था। तो ये सारी इंफॉर्मेशन हमें कॉइन से मिलती है। They also tell us about a king's extent of empire and about trade with other countries. इसके साथ ही ये कॉइन्स हमें क्या बताती कि किंग का जो किंगडम था वो कितना बड़ा था, ये कितना फैला हुआ था, और उसका जो बिजनेस था वो दूसरी कंट्रीज से कैसे चलता था। दूसरी कंट्रीज से चलने का मतलब ये है, अगर किंग के पास दूसरे कॉइन्स भी, दूसरी कंट्रीज़ के कॉइन्स भी उसके किंगडम से मिलते हैं, तो इसके मतलब उसका जो बिज़नेस था वो उन कंट्रीज से भी कंटिन्यू था। क्योंकि अगर उन कंट्रीज से बिज़नेस कंटिन्यू होगा तभी तो उसके पास वो कॉइन्स आए। अगर वो बिज़नेस नहीं कर रहा होगा उन लोगों से तो उसके पास वो कॉइन्स कैसे आ सकते थे। उसी तरीके से द स्टडी ऑफ कॉइन इज़ कॉल्ड न्यूमिस्मैटिक्स। जैसे कि हमने पढ़ा अभी कि जो इंस्क्रिप्शंस की स्टडी थी उसे एपिग्राफी कहते हैं, वैसे ही कॉइन्स की जो स्टडी है उसे क्या कहते हैं, न्यूमिस्मैटिक्स। तो वे कॉइन्स की स्टडी को क्या कहा जाता है, न्यूमिस्मैटिक्स। तो फिर ये यहाँ पे कॉइन की स्टडी के बारे में हमने पढ़ लिया। डेट्स इंग्रेव्ड ऑन कॉइन्स आर वाइटल इन गिविंग अस इन्फॉर्मेशन ऑफ अ पर्टिकुलर पीरियड। डेट जो मेंशन थी मैंने अभी आपको कहा, ये उस पीरियड के बारे में हमें पूरी इन्फॉर्मेशन देता है, वो किंग कब से कब तक रूल कर रहा था। तो इसी के साथ आपका ये चैप्टर ओवर होता है। इस चैप्टर हमने पूरे चैप्टर में क्या पढ़ा कि हिस्ट्री कैसे करके स्टार्ट हुई, हिस्ट्री में कितने पीरियड्स में हमने डिवाइड कर रखा है हिस्ट्री को,
फिर हमने पढ़ा प्रोटो हिस्ट्री, प्री हिस्ट्री और हिस्ट्री के बारे में आपने पढ़ा। एक प्री हिस्ट्री वो पीरियड था जिस समय हमें रिटन इन्फॉर्मेशन नहीं थी हमारे पास। प्रोटो हिस्ट्री हमारे पास थोड़ी बहुत रिटन इन्फॉर्मेशन, बट हम उसे प्रोसेस नहीं कर पाए क्योंकि हमें वो लैंग्वेज नहीं आती है। फिर हिस्ट्री की बात की, जब हमारे पास वेल डिफाइंड डॉक्यूमेंट्स हैं जिससे हमें ईजिली इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं हम उससे। उसके बाद हम BD और BC और AD के बारे में हमने पढ़ा कि कैसे करके हिस्ट्री की जितनी डेट्स रहती है वो BC और AD फॉर्मेट में ही लिखी जाती है, उनका क्या मतलब रहता है। उसके बाद आपने जोग्राफिकल फैक्टर्स पढ़ा था कि कैसे करके जोग्राफिकल फैक्टर्स और हिस्ट्री का कनेक्शन रहता है। तो उस समय मैंने आपको बताया था कि जो वेदर चेंजेस हैं या फिर हम कह लें लैंडफॉर्म्स के जो चेंजेस हैं, उससे जो हमारी हिस्ट्री है वो काफ़ी हद तक चेंज हो जाती है। फिर दैन आफ्टरवर्ड्स आपने ये पढ़ा कि जो हमारे पास सोर्सेज हैं हिस्ट्री के, मतलब ये जो इन्फॉर्मेशन हमें मिली हिस्ट्री में कि ये रूलर था, ये किंग था, इसके बाद ये किंग बना था, नेक्स्ट किंग, इन लोगों ने कैसे रूल किया, किन ने इन पे अटैक किया, ये इन्होंने किन पे अटैक किया। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें किसी न किसी चीज़ों से तो मिल रही होगी। तो हमने उन चीज़ों को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया। उन्हें हमने सोर्सेज कहा, जो चीज़ें हमें इन्फॉर्मेशन दी थी उन्हें 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया, लिटरेरी एंड आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। लिटरेरी सोर्सेज आपने 3 कैटेगरीज पढ़ी थी लिटरेरी सोर्सेज की। आपने उसमें पढ़ा था, एक होते हैं रिलीजियस लिटरेचर जो आपको किसी रिलीजियस थिंग के बारे में नॉलेज दे, जैसे आपकी महाभारत हो गई, रामायण हो गई, वेद हो गए, पुराण हो गए, जो आपको रिलीजियस थिंग मतलब वर्शिप ऑफ गॉड इन सब से रिलेटेड जो नॉलेज दे, इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, तो उन्हें हम रिलीजियस लिटरेचर कहते हैं। दूसरा आपने पढ़ा सेकुलर लिटरेचर। सेकुलर लिटरेचर में आपने क्या पढ़ा, जो किंग्स की ऑटोबायोग्राफी है या फिर किंग्स की लाइफ के बारे में जो चीज़ें हैं उन्हें हमने सेकुलर लिटरेचर कहा था, जिसमें एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी। उसमें आपने एग्जाम्पल पढ़ा था हर्षचरित के बारे में, मुद्रा राक्षस के बारे में, ये सारे एग्जाम्पल आपने सेकुलर लिटरेचर में पढ़े थे। उसके बाद हम नेक्स्ट बात कर, थर्ड कैटेगरी हमने पढ़ी थी फॉरेन ट्रैवलर्स अकाउंट, जिसे मैंने आपको एक और टर्म से समझाया था, ट्रैवलॉग से मैंने समझाया था। फॉरेन ट्रैवलर अकाउंट में आपने क्या पढ़ा था, जैसे कि कुछ फॉरेनर्स ऐसे थे जो टाइम टू टाइम इंडिया में उन्होंने विजिट किया था, उन्होंने इंडिया की सिचुएशन को देखा था और अपने वर्ड्स में उसे डिस्क्राइब किया था। जैसे कि एल बेरोनी हो गई, फाइन हो गए, ह्यून सैंग हो गए, टाइम टू टाइम वो यहाँ इंडिया पे आए थे, अलग अलग देशों से आए थे, कोई अरब से आया था, कोई चाइना से आया था, तो ऐसे अलग अलग कंट्रीज से उन्होंने इंडिया में विजिट किया था, इंडिया को ऑब्जर्व किया, इंडिया की सिचुएशन को ऑब्जर्व किया, उस रूलर के टाइम को ऑब्जर्व किया, मतलब उस चीज़ को देखा उन्होंने। उसके बाद उन चीज़ों को उन्होंने अपने वर्ड्स में डिस्क्राइब किया, जो भी उनका एक्सपीरियंस है उन्होंने अपने शब्दों में उन चीज़ों को लिखा, जैसे कि हमने क्या कहा, उन्हें हमने फॉरेन ट्रैवलर्स अकाउंट्स कहा। उसके बाद हमने आज पढ़ा दूसरे सोर्सेज के बारे में, सेकेंड सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन आर्कियोलॉजिकल। आर्कियोलॉजिकल हमको हम 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। कौन कौन से 4 पार्ट्स थे, मॉन्यूमेंट्स, इंस्क्रिप्शन, आर्टिफैक्ट्स, कॉइन्स। तो सबसे पहले मैंने आपको मॉन्यूमेंट्स के बारे में बताया। मॉन्यूमेंट्स जो बिल्डिंग्स, जो पहले हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स बनाई गई हों, कोई टेम्पल बनाया गया हो, कोई किंग का पैलेस बनाया गया हो, जिनके आप कुछ बचे कुछ हिस्से हो गए होंगे या फिर पूरी बिल्डिंग भी कई समय प्रेजेंट है, उन चीज़ों को जब हम पढ़ते हैं तो हमें काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलती है और ये हमारे कौन से सोर्सेज हो जाते हैं, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज, और बिल्डिंग्स हमारी मॉन्यूमेंट्स इन सब कैटेगरी में आती हैं। इंस्क्रिप्शंस क्या होते हैं, जो रिटन रिकॉर्ड्स होते हैं, जो रिटन मटेरियल होते हैं हमारे पास, जैसे किसी पत्थर पे, किसी वॉल पे, किसी पिलर पे कुछ लिखा हुआ हो, उन्हें हम इंस्क्रिप्शंस कहते हैं। इंस्क्रिप्शन की स्टडी को हम क्या कहते हैं, एपिग्राफी कहते हैं। इसके बाद हमने थर्ड कैटेगरी पढ़ी आर्टिफैक्ट्स की। आर्टिफैक्ट्स क्या होते हैं, जैसे पॉटरी हो गई, कोई ऑर्नामेंट हो गया, कोई ज्वेलरी होगी, जो मतलब उस समय के लोग अपनी डे टू डे लाइफ में, मतलब अपनी रोज़ की लाइफ में जिन चीज़ों की यूज़ किया करते थे, वो चीज़ें जब हमें मिलती हैं तो हम उन्हें किस कैटेगरी में पुट करते हैं, आर्टिफैक्ट्स में। यहाँ तक आई होप कोई डाउट नहीं होगा। उसके बाद हम फोर्थ कैटेगरी में आते हैं कॉइन्स में। कॉइन्स जो होते हैं वो हमें काफ़ी इन्फॉर्मेशन देते हैं। कॉइन्स हमें किसी रूलर के बारे में बताते हैं, किस टाइम से किस टाइम उस रूलर ने रूल किया था, इस बारे में हमें कॉइन्स बताते हैं। कॉइन्स किस मटेरियल के बने हैं, इससे हमें काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलती है। पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल सब चीज़ों के बारे में हमें ये आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज से पता चल जाता है। तो फिर ये सारी फिर कॉइन्स की स्टडी को, जो लोग इन कॉइन्स की स्टडी करते हैं, किस टाइम की कॉइन है,
किस रूलर के समय ये कॉइन चलता होगा, तो उन लोगों को हम उस स्टडी को हम क्या कहते हैं, न्यूमिस्मैटिक्स। तो यहाँ तक आपको आई होप पूरा चैप्टर क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्लास में मैं इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइज करवाऊंगी। टिल देन आपको क्या करना है, आपका ये होमवर्क होगा, आपको पूरा चैप्टर रीड करना है। जो भी चैप्टर्स हैं आपको डिफ़िकल्ट वर्ड्स लग रहे हैं, मैंने हर के मीनिंग बताए हैं आपको, तो उन वर्ड्स को आपको वहीं पे लिखना है कि उनका मीनिंग क्या है। ये सारी चीज़ें आपको लिखनी है और पूरा चैप्टर आपको सही से एकदम बाय हार्ट आपको याद करना है। इज इट क्लियर? तो ये क्लास हम यहीं पे ओवर करते हैं। थैंक यू क्लास, और बाकी हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। टिल देन थैंक यू क्लास।